हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यशवी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। मध्यकालीन भारत में विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे और इसके पहले हमने दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से कंप्लीट खत्म किया है। ठीक है, तो इसके पहले वाली क्लास दिल्ली सल्तनत आप ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगा। क्यों देखिएगा? क्योंकि ये है कि हम उसी से कनेक्ट करके अभी आपको हम पढ़ाएंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे अपना विजयनगर साम्राज्य पूरी तरीके से कंप्लीट खत्म करेंगे। तो क्लास थोड़ी लंबी होगी, पेशेंस बना के बैठिएगा, ध्यान से समझिएगा, चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगी और साथ में नोट्स भी बनाइएगा। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य पढ़ने से पहले इसका बैकग्राउंड थोड़ा आप समझ लेते हैं, तब आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखिए विजयनगर साम्राज्य पहले आपने इससे पहले देखिए दिल्ली सल्तनत में वंश पढ़ा, गुलाब खिले तो सांस लो। हमने ये ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाया हुआ था, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो आपने तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा होगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, ये यहाँ पे है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या थे? ये बहुत पढ़े लिखे थे, हमने आपको बताया था, समझाया था। तो ये बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन ये किसी की सुनते नहीं थे, इसी वजह से इन्हें थोड़ा पागल भी कहा जाता था। ठीक है, पागल टाइप के थे ये किसी के सुनते नहीं थे, लेकिन सुनना चाहिए सबका। तो ये जो है अपनी राजधानी जो है वो चेंज कर रहे थे, कहाँ? दौलताबाद चेंज कर रहे थे। ठीक है, हमने उस टाइम आपको समझाया था, इसी वजह से कह रहे हैं दिल्ली सल्तनत पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आपको चीज़ें लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है जब अपनी राजधानी दौलताबाद चेंज कर रहे थे, जा रहे थे वहाँ पे, तो जाने के बाद जब वो दक्षिण भारत में आए, दक्षिण भारत में आने के बाद वहाँ पे विजयनगर, ठीक है, वहाँ हरियर और बुक्का नाम के दो भाई रहते थे। तो विजयनगर से हरियर और बुक्का दोनों को उन्होंने अपने साथ बंदी बनाकर लेके गए। ठीक है, बंदी बनाकर दिल्ली लेके गए। ठीक है, दिल्ली ले जाने के बाद उन्हें हरियर और बुक्का से कहा कि तुम इस्लाम धर्म कबूल करो। ठीक है, ज़बरदस्ती। तो उन्होंने, हरियर और बुक्का ने फिर इस्लाम धर्म जो है वो कबूल कर लिया। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, कबूल कर लिया। उसके बाद उन्होंने हरियर और बुक्का को क्या किया? रिहा कर दिया। ठीक है, रिहा करने के बाद उन्होंने कहा कि तुम दक्षिण भारत में जाओ और दिल्ली सल्तनत का विस्तार करो। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें पागल कहा जाता है। क्यों? देखिए, क्योंकि यहाँ तक कि देखिए जो जिस राज्य का होता है उसे उस राज्य के लिए कुछ भी करने के लिए नहीं देना चाहिए। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, इनके दिमाग में ये नहीं आया कि इतना जल्दी इन्होंने, हरियर और बुक्का ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और उनको उन्हीं का राज्य जो है वापस कर दिए दक्षिण भारत के लिए कि जाइए दिल्ली सल्तनत का विस्तार करिए। तो हरियर और बुक्का जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक से बोले ठीक है। उसके बाद वहाँ दक्षिण भारत में आए और जो वादा किया था उसे तोड़ दिया, है ना। वादा हरियर और बुक्का ने तोड़ दिया और वहाँ अपना अलग साम्राज्य बनाया। कौन सा? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, दो साम्राज्य अलग हुए थे, है ना, बहमनी समाज और विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य आपका कब हुआ अलग? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, दो साम्राज्य आपके अलग हुए। इन्होंने अलग साम्राज्य बना लिया, दिल्ली सल्तनत से अलग दो साम्राज्य बनाया, विजयनगर और बहमनी। किसने बनाया था? हरियर और बुक्का ने। ठीक है, तो ये इसका बैकग्राउंड था। अब हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, ये चीज़ें हमने आपको बताई कि आपको मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे पढ़ाते हैं हम, लेकिन क्या हो जाता कि आप जो वंश पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत, वो जो एक लिंक थी चीज़ों का जो लिंक था ना, वो टूट जाता। इसी वजह से हमने दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद ही सोचा कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद ही हम पढ़ेंगे क्या? बाबर का पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए विजयनगर का जो साम्राज्य था वो हरियर और बुक्का ने किया था। देखिए जैसे आपने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा, दिल्ली सल्तनत में आपने पढ़ा, देखिए 5 वंश थे। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो जैसे दिल्ली सल्तनत का 5 वंश था, वैसे सेम विजयनगर साम्राज्य का भी वंश है, 4 वंश है। ठीक है, संगम वंश है, सालू वंश है, तुलुक वंश है और वीडू वंश है। ये बातें आपको समझ में आई? विजयनगर में 4 वंश है। जैसे आपने दिल्ली सल्तनत में 5 वंश पढ़ा, वो तो काफ़ी लंबा था क्योंकि 5 क्लास लग गई थी दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करने में, लेकिन ये विजयनगर ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका? संगम और तुलुक वंश, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत छोटा छोटा है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, टाइम लगेगा बस ये 2 में। ठीक है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट भी है। तो ये 4 वंश है विजयनगर। तो आपको समझ में आया?
दिल्ली सल्तनत में आपने 5 वंश जैसे पढ़ा, वैसे इसमें भी 4 वंश है। तो इसमें भी एक वंश में अलग अलग राजा आएंगे, ठीक है। जैसे उसमें आपने गुलाम वंश में, उसमें तो बहुत सारे राजा आए थे ना, गुलाम वंश आपने पढ़ा था। तो वैसे ही सेम ये विजयनगर साम्राज्य है। विजयनगर साम्राज्य में जो है सारे हिंदुओं का था, और जो बहमनी था उसमें मुसलमानों का था। जैसे बहमनी साम्राज्य के संस्थापक आपके हसन गंगू आएंगे, तो वो हम इसकी बाद वाली क्लास में पढ़ेंगे। पहले हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि पहले विजयनगर साम्राज्य आपका 1336 में अलग हुआ था, और इसके 11 साल बाद जो है 1347 में बहमनी साम्राज्य अलग हुआ था। तो पहले विजयनगर अलग हुआ, तो इसी वजह से हम पहले बहमनी विजयनगर पढ़ेंगे, उसके बाद हम बहमनी पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं तो आप पहले फिगर में यहाँ देख रहे होंगे कि पहले यहाँ ऊपर तो है ना, बहुत सारे लोग पहले तो बहमनी है, उसके बाद विजयनगर है, लेकिन अलग पहले विजयनगर हुआ था, उसके बाद बहमनी हुआ था, ठीक है। तो क्लास को करेंगे अब हम स्टार्ट। तो देखिए ये विजयनगर साम्राज्य जो है ये 4 वंश हैं इसके, ठीक है। 4 वंश है इसके, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, आरवीडु वंश, ठीक है। तो देखिए इसको ट्रिक से आप ऐसे याद कर सकते हैं, संग सतुआ। संग सतुआ, सतुआ देखिए पहले के ज़माने में सतुआ होता था, लोग खाते थे। अब तो पता नहीं, बहुत सारे लोग नाम भी नहीं जानते होंगे, है ना। तो ये सतुआ होता है खाने वाला, तो संग सतुआ, ठीक है। संग, संग फार संगम वंश हो जाएगा। सतुआ में सा फार आपका सालू वंश, ता फार तुलु वंश, आ फार आरवीडु वंश। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये 4 वंश आपके हैं। संगम वंश आपका 1336 से 1485 तक चला। सालू वंश आपका 1485 से 1505 तक चला। तुलु वंश जो है 1505 से 1570। आरवीडु वंश जो है 1570 से 1650 तक चला, ठीक है। तो ये है विजयनगर साम्राज्य। अब हम एक एक वंश पढ़ेंगे। पहले संगम वंश पढ़ेंगे, सालू पढ़ेंगे, तुलु पढ़ेंगे और आरवीडु वंश पढ़ेंगे, ठीक है। चीज़ें समझ में आई आपको? तो क्लास को देखिए, अब करेंगे हम स्टार्ट। विजयनगर फिगर के माध्यम से हमने आपको समझा दिया, हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। अब देखिए पहले हम पढ़ेंगे संगम वंश। संगम वंश आपका 1336 से 1485 तक चला, ठीक है। इस वंश की स्थापना हरियर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक बोले थे दक्षिण भारत में विस्तार करने के लिए, तो इन्होंने अपना अलग ही साम्राज्य बना लिया, ठीक है। 2 साम्राज्य अलग अलग बना लिए हरियर और बुक्का ने, ठीक है। तो ये 1336 में अलग हुआ था, ठीक है। हरियर और बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम था। तो इसी संगम के नाम से, इनके पिता के नाम से ही इस वंश का नाम क्या पड़ा? संगम वंश पड़ा। बात समझ, ये है आपके हरियर और बुक्का के संस्थापक, सॉरी विजयनगर के संस्थापक हरियर और बुक्का, ठीक है। अब देखिए संगम वंश में जो है पहले जो आए वो हरियर प्रथम आए, ठीक है। हरियर प्रथम, देखिए ये हरियर प्रथम और द्वितीय क्यों लगा होता है? क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे देखिए कई लोगों का नाम देखिए सेम होता है। किसी का रीमा नाम है, किसी का और रीमा नाम, किसी का सीमा नाम है, किसी का आंचल, छोटू नाम है, मोटू नाम है ना। 2 नाम हो जाते हैं एक बंदे के, जैसे एक नाम के 2-3 बंदे हो जाते हैं। तो इसी इतिहासकारों ने जो है चीज़ों को समझने के लिए हरियर प्रथम, हरियर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय ऐसे ऐसे लगा देते हैं। प्रथम द्वितीय इसीलिए लगा होता है, ठीक है। तो ये है, तो हरियर प्रथम जो है ये आए, ये 1336 से 1356 ईस्वी तक चले। देखिए इस वंश का प्रथम शासक जो है वो हरियर प्रथम था, ठीक है, जिसने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और हम्पी को अपनी राजधानी बनाए। देखिए ये 50 रुपए की नोट है अभी फिलहाल जो चल रही है ना। इसके पहले दूसरी नोट हुआ करती थी, ये नई वाली है। तो इसमें देखिए आपने देखा होगा, अगर आपके पास हो अभी रिसेंट में तो देख सकते हो, पीछे पलट के यहाँ हम्पी का फिगर बना हुआ होगा। तो ये हम्पी राजधानी थी किसकी? विजयनगर की, ठीक है। ये 50 की नोट है, आपने अगर कभी देखा होगा देखिएगा ज़रूर, अगर नहीं देखा हो तो ये हम्पी यहाँ पे बना होगा ना। तो ये क्या होता है, आपके दैनिक जीवन से अगर चीज़ें कनेक्ट होती हैं तो आपको जल्दी माइंड में आपके सेट होता है। इसीलिए उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों को ना कनेक्ट करके चीज़ें पढ़ानी चाहिए, बच्चों को ज़्यादा समझ में आती हैं, है ना। तो ये हम्पी है, ठीक है। अब आपको हम्पी याद हो गया होगा, आप कभी नहीं भूलेंगे कि विजयनगर की राजधानी जो है वो हम्पी थी, ठीक है। हरियर प्रथम की मृत्यु 1356 में हो जाती है और इसने कुछ खास काम नहीं किया था, ठीक है। बस हरियर प्रथम के बारे में बस आपको इतना ही पता रखना है, हरियर प्रथम ही थे। हरियर प्रथम जो है वो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे, ठीक है। अब देखिए संगम वंश, अभी आपका संगम वंश ही चल रहा है, केवल जो है शासक चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब बुक्का प्रथम आएंगे, हरियर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम। देखिए जैसे आपने गुलाम वंश पढ़ा, दिल्ली सल्तनत का जैसे आपने गुलाम वंश पढ़ा, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक आए आपके, है ना।
इल्तुतमिश आए, रजिया सुल्तान आई, बलबन आए, तो वैसे ही देखिए गुलाम वंश में 4 लोग आ गए। वैसे ही आपका विजयनगर साम्राज्य है और इसमें सब पहला वंश आपका संगम वंश है और इस वंश में जो है अलग अलग शासक आएंगे। जब ये वंश खत्म होगा, है ना, दूसरा वंश आएगा तो उसमें भी शासक आएंगे। ठीक है, अब देखिए बुक्का प्रथम आपका 1356 से 1377 तक चला। ठीक है, देखिए ये सारी बातें हमने जो लिखी हुई है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स बना सकते हो, आपकी नोट्स बहुत अच्छी बन जाएगी, रिवीजन के लिए बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, बार बार आप क्लास देखने तो बैठेंगे नहीं, तो ये सारी बातें आपको खुद पता होनी चाहिए, आपको खुद चाहिए कि नोट्स बना लें। और ये जो है क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हो। ठीक है, खैर ये तो आप खुद कर सकते हो। देखिए यह हरिहर प्रथम का भाई था, आपने इसके पहले हरिहर प्रथम को पढ़ा, तो हरिहर प्रथम का भाई जो है वो बुक्का प्रथम था। ठीक है, इसने मदुरई को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। देखिए मदुरई यहाँ होगा, आपको फिगर में दिखाते हैं मदुरई है कि नहीं है, यहाँ पे है, देखिए ये इसने जो है बुक्का प्रथम ने ये मदुरई को जीता था। ठीक है, यहाँ देखिए मदुरई है, तो इसने मदुरई को जीतकर क्या विजयनगर में मिला लिया था। ठीक है, जो ये विजयनगर है पहले, अब इसका नाम क्या है, कर्नाटका है, और ये जो बहमनी है अब क्या है, महाराष्ट्र है। तो ये पहले विजयनगर था, बहमनी था, उसके बाद इसका नाम चेंज हुआ, तो विजयनगर को ही क्या कर्नाटका और ये बहमनी को महाराष्ट्र कहते हैं। ठीक है, तो इसने मदुरई को जीतकर विजयनगर में मिला लिया था। ठीक है, उसके आगे देखेंगे, अब हम बुक्का प्रथम पढ़ रहे थे। ठीक है, ये तो हमने आपको मदुरई शहर दिखाया कि उसमें विजयनगर में मिला लिया। ठीक है, हरिहर प्रथम की मृत्यु के बाद जो है बुक्का प्रथम विजयनगर साम्राज्य का शासक बना। बुक्का प्रथम को 3 समुद्रों का स्वामी कहा गया है। ठीक है, बुक्का प्रथम के शासनकाल में ही विजयनगर और बहमनी के बीच चलने वाले लंबे संघर्ष का आरंभ हुआ। इन दोनों के साम्राज्यों के बीच रायचूर दोआब पर नियंत्रण को देखिए संघर्ष, लड़ाई होती थी। क्यों होती थी, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में वो लड़ाई होनी स्टार्ट हो गई बुक्का प्रथम के टाइम से। क्यों होती थी, देखिए कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों के बीच के क्षेत्र को रायचूर दोआब के नाम से जाना जाता है। यह भूभाग अपनी उपजाऊ भूमि तथा लोहे व हीरो के भंडार के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण था। देखिए आपको यहाँ से समझाते हैं यहाँ लड़ाई क्यों हो रही थी। ये देखिए बहमनी में यहाँ कृष्णा नदी, यहाँ तुंगभद्रा नदी, तो इसके बीच में देखिए ये आपका विजयनगर हो गया और ये आपका बहमनी हो गया। तो इसके बीच में ये जो बीच वाला ये आ रहा है ना, इसी की वजह से यहाँ जो है, इसी की वजह से लड़ाई होती थी। ये दोनों चीज़ें देखिए यहाँ पे है ना, तो यहाँ लड़ाई होती थी बहुत ज़्यादा। तो बुक्का प्रथम के टाइम से यहाँ लड़ाई होना स्टार्ट हो गया था ना, कि ये रायचूर जो था बीच में, ये बहमनी ने बोला कि ये हमारा है और विजयनगर है। अभी आप आगे पढ़ेंगे, आपके कृष्णदेव राय आएंगे, तो कृष्णदेव राय जो है ये बहुत पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली जो है वो शासक थे। इन्होंने जो है रायचूर को जीत लिया था और इसके पहले किसी ने नहीं जीता था। जो है वो लड़ाई होती रही लेकिन जीता किसी ने नहीं था। कृष्णदेव राय आएंगे, उन्होंने रायचूर को जीत लिया था। रायचूर क्या है, इन दोनों के बीच का जो ये है भाग, वही आपका रायचूर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए हम बुक्का प्रथम पढ़ रहे थे, यहाँ देखिए, तो कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों के बीच के क्षेत्र को रायचूर दोआब कहा जाता है। रायचूर दोआब को अभी आप आगे पढ़ेंगे, इसको कृष्णदेव राय ने जीता था। यह भूभाग अपनी उपजाऊ भूमि तथा लोहे व हीरो के भंडार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक नामक उपाधि धारण की थी। ठीक है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये सारे जो हमने रेड कलर का किया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, ये थोड़ा टफ है विजयनगर, बट अगर आप पढ़ेंगे तो इजी होगा ना। 3-4 बार पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, तभी इजी लगेगा। चीज़ें कब हमें इजी लगती हैं, जब जो चीज़ें हमें आती रहती हैं वही इजी लगती हैं, जो चीज़ें हमें नहीं आती वही इजी नहीं लगती हैं, है ना। यही तो बात है। अगर यही चीज़ आपको विजयनगर साम्राज्य अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा, अगर 2-3 बार आप पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे ना, तो ईजी लगने लगेगा। ये बात होती है, जो चीज़ें हमें आती है वही चीज़ें हमें ईजी लगती हैं, जो नहीं आती वो टफ लगता है, यही बात है। ठीक है, अब देखिए संगम वंश में दूसरे आएंगे आपके हरिहर द्वितीय आएंगे, तो ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 तक, अभी आपका संगम वंश ही चल रहा है। ठीक है, 1485 तक चलेगा। यह बुक्का प्रथम का ये पुत्र था। ठीक है, बुक्का प्रथम का ये पुत्र था हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने सबसे पहले महाराज धीराज और राज परमेश्वर नामक
उपाधियां धारण की थी। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी सफलता यह थी कि पश्चिम के बहमनी से बेलगांव तथा गोवा छीना था। इन्होंने गोवा को अपने अधिकार में कर लिया था। ठीक है, बेलगांव तथा गोवा ये अपने अधिकार में कर लिया था इन्होंने विजयनगर में। ये देखिए, आप फिगर में देखेंगे, यहाँ गोवा होगा और बेलगांव होगा। फिगर में है कि नहीं है, यहाँ गोवा होता है ना साइड में, आपने इंडिया मैप देखा होगा। तो ये छीन लिया था हरिहर द्वितीय ने। ठीक है, हरिहर द्वितीय ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कौन, संगम वंश में आएंगे आपके देवराय प्रथम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देवराय प्रथम, इसके बाद देवराय द्वितीय आएंगे आपके। ठीक है, प्रथम और द्वितीय का कंफ्यूजन तो नहीं होगा, हमने आपको अभी समझाया। ठीक है, अब देवराय प्रथम आपके 1406 से 1422 ईस्वी तक चलेंगे। ठीक है, हरिहर द्वितीय के बाद विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी जो था वो देवराय प्रथम था। ठीक है, देवराय प्रथम के शासन काल में तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया गया था और विजयनगर साम्राज्य में नहर का विकास किया गया था। ठीक है, बांध बनवाया गया था और नहर का विकास किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके शासन, देवराय प्रथम के शासन में। ठीक है, और इसी के शासनकाल में 1420 ईस्वी में इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर साम्राज्य में आया था। ये निकोलो कोंटी नाम कुछ अजीब अजीब है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके सिलेबस में और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में आया था, तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ठीक है, निकोलो कोंटी, उसने अपने शासनकाल में बहमनी सुल्तान, देखिए बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के आक्रमण का सामना करना पड़ा था इसे देवराय प्रथम को, और फिरोज शाह ने इसे हरा दिया था। ठीक है, फिरोज शाह ने इसे हरा दिया था देवराय प्रथम। देखिए, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आए थे आपके, फिरोज शाह तुगलक आएंगे, तो वो आए थे, तो देवराय प्रथम को इन्होंने हरा दिया था। और देवराय प्रथम पराजित होने के कारण अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह के साथ कर देते हैं। ऐसा हिस्ट्री में बहुत बार होता है, जब वो युद्ध में हारने लगते हैं। आपने इल्तुतमिश को पढ़ा होगा, अगर मेरी क्लास पढ़ी होगी तो देखिए, जब इल्तुतमिश जो है वो रजिया सुल्तान जब हारने लगती हैं तो वो अल्तुनिया के साथ युद्ध करती हैं। तो जब युद्ध हारने लगती है तो क्या कहती हैं, अल्तुनिया को वो ऑफर दे देती हैं कि आप मुझसे शादी कर लो, है ना। फिर वो शादी कर लेते हैं उनसे। जब युद्ध में हारने लगती है तो ऐसा ही हो जाता है। ठीक है, ये आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। रजिया सुल्तान अगर आपने पढ़ा हुआ तो वहाँ हमने अल्तुनिया के बारे में बताया था। रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था, अल्तुनिया के साथ हुआ था। ठीक है, तो जब ये पराजित हो गए देवराय प्रथम, तो इन्होंने अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह के साथ कर दिए थे। ठीक है, देवराय प्रथम की मृत्यु 1422 ईस्वी में हो गई। ठीक है, ये था देवराय के बारे में, देवराय प्रथम। अभी आप क्या आएंगे, देवराय द्वितीय। संगम वंश में दूसरी बार आपके क्या कौन आएंगे, देवराय द्वितीय आएंगे। बस इनके बारे में एक आपको याद करना है, 2 लाइन, 2 पॉइंट है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देवराय द्वितीय आपके 1422 से 1446 तक। ठीक है, ये अगर आप ये जो सन है इसको ना याद करेंगे तो ज़्यादा हर्ज नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए संगम वंश कब आया, कब से कब तक चला। ठीक है, अब देखिए, देवराय द्वितीय को अभिलेखों में गजबेट कर, क्योंकि देवराय द्वितीय को ये छोटा मोटा शिकार नहीं करते थे, इनको हाथियों को मारने में इनको बड़ा इंटरेस्ट था, इसलिए इनको हाथियों का शिकारी गजबेटकर कहा गया है। ठीक है, किसको, देवराय द्वितीय को। ठीक है, ये छोटा मोटा नहीं भैया, छोटा मोटा कोई मारो, ये तो डायरेक्ट हाथी को मार रहे, बताओ। इसने मुसलमानों को भी जागीर दी थी। ठीक है, देवराय द्वितीय ने। इसी के शासनकाल में भारत का राजदूत अब्दुल रज्जाक, ठीक है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य में आया था। ये आपको देखिए, इसमें पढ़ेंगे ना किसके शासनकाल में कौन आया था, तो कंफ्यूजन होगी, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ही यहीं से पूछता है, तो क्या करेंगे। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, हलवा थोड़ी ना ऐसे ही मिल जाएगा, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये आपको खुद से याद करना पड़ेगा। याद कब होंगी, जब चीज़ें आप नोट्स बनाएंगे, उसको रिवीजन करेंगे, है ना। हर हफ्ते रिवीजन करिए, एक बार पढ़िए, फिर चीज़ें आप फिर महीने में रिवीजन करिए, तो ये चीज़ें ऐसे ही होगा, बाकी किसी तरीके से नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए, संगम वंश का लास्ट आपका मल्लिकार्जुन आएंगे। ठीक है, ये सारी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आए थे, बस आपको पता होना चाहिए। मल्लिकार्जुन देवराय द्वितीय के बाद इसका पुत्र मल्लिकार्जुन शासक बना। देवराय द्वितीय का पुत्र मल्लिकार्जुन था, उसके बाद ये शासक बना। इसे प्रौढ़ देवराय कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। ठीक है, कुछ खास काम इन्होंने किया नहीं था। और लास्ट आपके आएंगे विरूपाक्ष। ठीक है, विरूपाक्ष आएंगे, इनकी हत्या कर देते हैं, जो है सालू वंश के संस्थापक जो है वो कर देते हैं। ठीक है, यह संगम वंश का अंतिम शासक था। 1485 में इसकी हत्या सालू नरसिंह ने कर दी और यह वंश समाप्त हो गया। ठीक है,
बस आपको विरूपाक्ष के बारे में इतना ही याद करना है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब उसके बाद आपका दूसरा वंश आ गया, क्या आ गया? सालू वंश। देखिए ये जो है विजयनगर साम्राज्य तो इजी है, इसके पहले आपने जो बड़ा था वो तो आपने पढ़ लिया, क्योंकि देखिए आपने गुलाम वंश पढ़ा था, वो कुछ ज़्यादा लंबा होता था। उसके बाद आपने गुलाम वंश पढ़ा, खिलजी वंश पढ़ा, तुगलक पढ़ा, सैयद पढ़ा, तो कुछ ज़्यादा लोग उसमें आ गए थे। ये तो बहुत छोटा है, एक ही क्लास में आपका खत्म हो जाएगा अगर आप पढ़ेंगे तो। अब देखिए दूसरा वंश आपका क्या आ गया? सालू वंश। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका संगम वंश है, उसके बाद आपका तुलु वंश आएगा। ठीक है, यही दोनों है, बस ये दोनों बहुत छोटे छोटे हैं। बस सालू वंश में बस इतना ही आपको पढ़ना है। देखिए सालू वंश आपका कब से कब तक चला? 1485 से 1505 तक। ठीक है, सालू वंश का संस्थापक कौन था? सालू नरसिंह था, क्योंकि इसने क्या किया? विरूपाक्ष जो थे आपके लास्ट शासक संगम वंश के, उसकी हत्या कर दी थी सालू नरसिंह ने, और इन्होंने नया वंश बनाया अपना, एक सालू वंश। तो सालू वंश का संस्थापक कौन हुआ? सालू नरसिंह हुआ। ये बात तो आपको समझ में आई होगी ना? सालू वंश विरूपाक्ष की हत्या करके अपना नया वंश इन्होंने बनाया। अब सालू के दो पुत्र थे, एक तिम्मा थे और एक इम्माडी थे। उसके बाद इम्माडी जो है दूसरा शासक बना सालू नरसिंह के बाद। तो सालू नरसिंह, देखिए फिर इम्माडी की हत्या कौन करता है? जो आपके तुलु वंश के संस्थापक आएंगे आगे, उसने जो है इम्माडी की हत्या कर दी। देखिए आएंगे ये नरसिंह आएंगे, वीर नरसिंह ने इम्माडी नरसिंह की हत्या कर दी और तुलु वंश की स्थापना कर देते हैं। अगला वंश आपका आएगा तुलु वंश। तो बस सालू वंश में इतना ही है, बस इसमें कुछ ज़्यादा काम ही नहीं किया। पहले जो है सालू नरसिंह बना, उसके बाद इम्माडी है, इम्माडी ने जो है वीर नरसिंह जो है इसकी हत्या कर देता है इम्माडी की, और तुलु वंश की स्थापना कर देता है। यह राजवंश 20 वर्षों के छोटे छोटे शासनकाल में ही जो है वो समाप्त हो गया। ठीक है, बस सालू वंश इतना सही है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। बस तुलु वंश आपका इंपॉर्टेंट है और संगम वंश है। ठीक है, तुलु वंश में आपके अब आएंगे राजा कृष्णदेव राय आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए तुलु वंश समझिए आप, ये चला 1505 से 1570 तक। ठीक है, इसके बाद आपका एक वंश और बचा है, सतुआ आरबीडू वंश। ठीक है, सतुआ से हम याद करते हैं, है ना, सतुआ से ही तुलु वंश और सालू वंश, तुलु वंश और आरबीडू वंश। तो तुलु वंश हम पढ़ रहे हैं, आरबीडू वंश हमको और पढ़ना है। आरबीडू वंश में आपको कुछ नहीं याद करना, बस एक शासक आएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तुलु वंश आपको समझना है। देखिए ये हम पहले ही बता देते हैं कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इससे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए पहले बताते हैं ताकि हम लोग अच्छे से समझें। ठीक है, तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह द्वारा 1505 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इस वंश का शासक, बस आपको ये पता होना चाहिए तुलु वंश का संस्थापक तो वीर नरसिंह था, लेकिन इसने कुछ किया नहीं। उसके बाद आपके आए कृष्णदेव राय। तो इस वंश का शासक कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था। देखिए केवल इस वंश का ही नहीं, केवल तुलु वंश का ही महान शासक नहीं था, पूरे विजयनगर का, ठीक है, पूरे विजयनगर साम्राज्य का ये सबसे महान शासक था। यहाँ तक कि बाबर ने जो है अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ये है कृष्णदेव राय। उसके आगे देखिए कृष्णदेव राय ने देखिए 2 पुस्तक भी लिखी थी, रचना की थी। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यम नामक तेलुगु के, ये जो है ये तेलुगु में थी, ग्रंथ की रचना की थी, तथा संस्कृत में कौन सी? जाम्बवती कल्याणम की रचना संस्कृत में की थी। ठीक है, तो ये आपका जाम्बवती कल्याणम संस्कृत में था और अमुक्तमाल्यम जो था ये तेलुगु में था। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके दरबार में तेलुगु के 8 विद्वान और कवि रहते थे। ठीक है, विद्वान कवि रहते थे जिन्हें इतिहास में अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में थे। ठीक है, अगर चीज़ें आपको पढ़ेंगे तभी इजी लगेगी, जब दिमाग में आपके सेट होगा ना तभी इजी लगेंगी। कृष्णदेव राय ने देखिए हजारा नागरपुर में जो है इन्होंने हजारा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी करवाया था। किसने? कृष्णदेव राय ने। ठीक है, इन्हें मंदिर का निर्माण करवाया, विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा। ठीक है, 2 मंदिर। और कृष्णदेव राय को देखिए ये इनके 4 नाम और हैं, इनकी उपाधि भी धारण की थी कृष्णदेव राय ने। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह और यमन राज स्थापनाचार्य, इनके 4 नाम और थे। ठीक है, ये 4 नाम थे। क्वेश्चन आपसे चाहे जो पूछे, आंध्र भोज पूछे तब भी आपका कृष्णदेव राय के बारे में पूछ रहा है, अभिनव भोज, आंध्र पितामह और यमन राज। देखिए आंध्र प्रदेश के साइड से, आंध्र प्रदेश की वजह से देखिए ये आंध्र भोज और अभिनव भोज, आंध्र पितामह इनका नाम पड़ा था। ठीक है,
तो इनके 4 नाम और थे, ये आपको पता होनी चाहिए। इन्होंने तो रचना की थी 2 की, एक तेलुगु में एक संस्कृत में, और इनके दरबार में जो है अष्टदिग्गज रहा करते थे। ठीक है, ये पूरे विजयनगर साम्राज्य की जो भाषा थी वो क्या थी, तेलुगु थी, क्योंकि ये थे विजयनगर साइड से है ना, कर्नाटका से, तो वहाँ तेलुगु। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए तुलु वंश में और कुछ बातें हैं। आपने तेनालीराम को पढ़ा होगा। कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के शासक, इसने उड़ीसा भी देखिए जीता था। कृष्णदेव राय के शासक क्या है, कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्रदेव से कम 4 बार युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, कृष्णदेव राय ने जो है प्रताप रुद्रदेव को 4 बार युद्ध में पराजित किया था। आगे से निराश होकर प्रताप रुद्रदेव ने क्या किया, कृष्णदेव राय की संधि की प्रार्थना की और पुत्री का विवाह कर दिया। देखिए यही होता है, जब युद्ध में हारने लगते हैं तो पुत्री का विवाह कर देते हैं, इसी से मामला जो है वो शांत हो जाता है। ठीक है, तो कृष्णदेव राय जो है ये सबसे महान शासक थे पूरे विजयनगर साम्राज्य में। इसीलिए कहा जाता है कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद देखिए पांडुरंग महात्यम की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हो गई। ठीक है, ये था तुलु वंश। बस आपका तुलु वंश समाप्त नहीं, अभी 2 लोग और आएंगे आपके, उसके बाद तुलु वंश समाप्त होगा। उसके बाद आर्मीडू वंश है, बस ज़्यादा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट और लगेगा, पूरा विजयनगर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तुलु वंश में 2 लोग आपके और आएंगे, एक अच्युत देव आएंगे और सदाशिव आएंगे। ठीक है, अच्युत देव राय आएंगे और सदाशिव राय आएंगे। ठीक है, देखिए इनके बारे में पढ़िए, ये कुछ ज़्यादा चला नहीं था, बस आपको थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। कृष्णदेव राय के बाद 2 लोग आपके और आए थे, कौन आए, ये अच्युत देव राय और सदाशिव राय तुलु वंश के प्रमुख शासक हुए थे। सदाशिव राय का सेनापति जो है वो कौन था, राम राय था। ये राम नाम तो इतना अच्छा है लेकिन है नहीं, नाम इसका क्या है, राम राय है, लेकिन राम राय की तरह इसका व्यवहार नहीं था। ये कुछ फूट डालने का काम कर रहा था, है ना, ये फूट डाल रहा था, क्योंकि ये तो था विजयनगर का, लेकिन बहमनी में जाके जो है ये फूट डाल रहा था। उसके बाद परिणाम उसका उल्टा हुआ और युद्ध में ये राम राय जो है मारा जाता है। देखिए कैसे मारा जाता है। देखिए सदाशिव राय का सेनापति राम राय था, जिसने बहमनी साम्राज्य के 5 बहमनी समाज में 5 राज्य आपके थे, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर और अहमदनगर में फूट डालने की कोशिश की। किसने, राम राय ने। ठीक है, क्योंकि ये सदाशिव राय को केवल वैसे ही समझता था और सारा जो काम होता था ये राम राय करता था, सेनापति था। तो ये जो है जो बहमनी का 5 राज्य था। ठीक है, बहमनी में आपके 5 राज्य आएंगे, अभी पढ़ेंगे आप जब। इसके बाद बीजापुर आएंगे, गोलकुंडा, बरार, बीदर, अहमदनगर में फूट डालने की इन्होंने कोशिश की थी राम राय ने। सदाशिव के शासनकाल के दौरान ही, शासनकाल किसका चल रहा था, सदाशिव राय का। ठीक है, आपको चलो फिगर के माध्यम से हम समझाते हैं। फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ फिगर था, एक ही फिगर हमने लिया हुआ है, कहाँ गया, कहाँ गए भाई, ये है। देखिए ये राम राय जो था ये तो था विजयनगर का, और शासनकाल यहाँ किसका चल रहा था। अब देखिए साम्राज्य तो एक ही है ना, वंश आपका बदल रहा था तो उसके शासक भी तो बदलेंगे। तो शासक आपके जब सदाशिव राय का जहाँ शासक चल रहा था उसका सेनापति कौन था, राम राय था, अभी हमने आपको बताया। तो राम राय जो था ये गया बहमनी के पास। ठीक है, बहमनी के फूट डालने की कोशिश कर रहा था। बहमनी में जो है अभी हमने आपको बताया कौन था, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार, बीदर। ठीक है, इसमें से बरार को छोड़कर 4 राज्य जो थे फूट डाल के आया। उसके बाद ये चारों राज्यों ने विजयनगर पर हमला कर दिया। विजयनगर पर जब हमला किया तो ये जो युद्ध हुआ था वो 1565 में हुआ था, 1565 में। और इस युद्ध का नाम क्या था, तालीकोटा था। ये तालीकोटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सन भी इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था, 1565 में हुआ था। देख लेते हैं एक बार, 1565 ही है, हाँ 1565 में तालीकोटा का युद्ध, इसी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, सदाशिव के शासनकाल के दौरान ही 1565, ये सन आप याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। में तालीकोटा का निर्णायक युद्ध हुआ था। युद्ध में राम राय मारा गया। विजयनगर साम्राज्य की सेना को 4 बहमनी राज्यों बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बरार को छोड़ के, बरार में जो है वो फूट नहीं डाल पाया, केवल 4 राज्यों में ही फूट डाल पाया था, मिलकर जो है वो पराजित कर दिया। और इस युद्ध के बाद जो है विजयनगर साम्राज्य जो है वो पतन होने लगा। ठीक है,
उसका पतन समाप्त हो गया इसी वजह से विजयनगर साम्राज्य आपका। सदाशिव राय ने अपना अगला सेनापति जो है वो तिरुमल को बनाया। तिरुमल ने सदाशिव राय की हत्या कर दी। ये तिरुमल जो है फिर क्या किया, जो इसका सेनापति बना लिया, उसके बाद तिरुमल ने क्या किया, सदाशिव राय की ही हत्या कर दी और एक नया वंश आरवीडो वंश की स्थापना कर दी। ये आपका चौथा वंश हो जाएगा, ठीक है, चौथा और लास्ट। उसके बाद ये विजयनगर साम्राज्य आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आरवीडो वंश आपका 1570 से 1650 तक चला। तो जो युद्ध हुआ तालीकोटा का, इसी वजह से विजयनगर का जो है वो पतन होने लगा। तो बस छोटे छोटे राज्यों में ही रह गए, इसलिए उसके बाद से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बस आपका तुलु वंश और संगम वंश आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपका वहीं से आ जाएगा। आरवीडो वंश की स्थापना 1570 ईस्वी में तिरुमल नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी। यह वंश विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश था, ठीक है। जैसे दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था, लोधी वंश था। वैसे ही विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश कौन सा है, आरवीडो वंश है, ठीक है। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य पूर्ण रूप से जो है वो समाप्त हो गया। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे, ठीक है। दो ही राज्य आपके हुए थे, विजयनगर साम्राज्य हुआ था अलग और बहमनी, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे बहमनी। उम्मीद है आपको पूरी तरीके से कंप्लीट विजयनगर साम्राज्य समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा ज़रूर। और इसकी पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आप जाके जुड़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो, उससे आपका रिवीजन अच्छा होगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें, ताकि हमको ये समझ में आए कि हम जो पढ़ाते हैं आप लोगों को समझ में आता है, ठीक है। और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, ठीक है। ये हमारा 2 ऐप और है, यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी और वैकेंसी से लेकर कोई भी वैकेंसी होती है तो यहाँ आपको बताया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरी तरीके से विजयनगर साम्राज्य कंप्लीट हुआ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप ऐसे याद कर सकते हो, हमने आपको ट्रिक भी बताई हुई है। तो आपका काम है पढ़े, ठीक है। पढ़ेंगे नहीं तो किसी की गलती किसकी है, आप लोगों की है ना। अब गवर्नमेंट में जॉब लेनी है आपको तो इतना आसान तो है नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करने का तरीका क्या है, कैसे याद करें, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कैसे याद करें। अब देखिए कैसे याद करें मैम, कैसे याद होगा, कैसे भूल जाते हैं, इन